स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल अब उसे पकड़ो। उस सुबह ईशान उस घटना पर चर्चा करना बंद नहीं कर सका जबकि आदर्श अभी भी नाश्ता कर रहा था। रात भर में एक ही कहानी के कई संस्करण सामने आए। यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैंने अभी कुछ समुद्री डिमनों को मारा है। क्या उन्हें वास्तव में इसे इतना पागलपनपूर्ण बनाना है? आदर्श का मानना था कि नए शहर के लोग इसे बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। भाई, तुम पहले से ही डीमन प्राणियों से लड़ने के आदी हो चुके हो। मुझे यकीन है कि तुमने अब तक इंसानों से ज्यादा डीमन प्राणियों को देखा होगा। उन्हें मारना तुम्हारे लिए मुर्गियों को मारने जैसा है, लेकिन हर मैजिशियन तुम्हारे जितना डीमन प्राणियों के साथ नहीं रहता। अगर वे अपने हाथों से कुछ डीमन प्राणियों को मार सकते हैं तो उन्हें पहले से ही अनुभवी माना जाता है। डीमन प्राणियों के खिलाफ एक महान लड़ाई में शामिल होना उनके लिए कुछ सालों तक शेखी बिगाड़ने के लिए काफी है। कल रात जो कुछ हुआ वो आपके लिए महत्वहीन हो सकता है, लेकिन यह उन कई मैजिस्ट्रों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है जो कभी भी सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर नहीं निकले। ईशान ने उन मैजिस्ट्रों के दृष्टिकोण को समझाया जिन्होंने अपना अधिकांश समय शहरों में बिताया। ईशान भी एक मैजिशियन था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन उतनी प्रभावशाली नहीं थी। वह जानता था कि आदर्श और नंदिनी जैसे बेहद से मैजिशियन नहीं थे जिन्होंने डीमन प्राणियों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी। ज्यादातर मैजिशियन केवल शहरों की सुरक्षा में एक स्थिर जीवन और आय की तलाश करते थे। वे डीमन प्राणियों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं थे। उनके देश ने अपने भूभाग का एक बड़ा हिस्सा बढ़ते समुद्र में खो दिया। समुद्री डीमन बेचैन हो गए, इसलिए लोग डर गए। ऐसी परिस्थितियों में समुद्री डिमनों को दंडित करने और उनके सिर वापस लाने में सक्षम होना पहले से ही गर्व की बात थी। आप जिन लोगों के साथ आमतौर पर घूमते हैं उनमें से ज्यादातर आपके जैसे ही डीमन होते हैं, लेकिन गश्ती दलों में सिर्फ सामान्य मैजिशियन होते हैं। गश्ती दलों के अलावा नए शहर में बेहद सारे युवा मैजिशियन भी है। यह घटना उनके लिए बेहद नजदीक हुई है, इसलिए उनका इस तरह से व्यवहार करना वाजिब है। जो हमारे नए शहर के लिए भी अपना नाम बनाने का एक बढ़िया मौका है। हमने 2 विसरा हंटर और 2000 से ज्यादा ब्लैक बीट्स को मार गिराया और शहर पूरी तरह से सुरक्षित है, संदेश ने कहा। सॉरी, ईशान ने कहा। ईशान बेहद अच्छे मूड में चला गया। यह स्पष्ट था कि वह इस बारे में सोचने में बिजी था कि वह इस अवसर का यूज कैसे कर सकता है। इस बीच आदर्श और नंदिनी ने अपने नाश्ते का आनंद लेना जारी रखा। यह उनके लिए एक सामान्य रात थी। लड़ाई कुछ भी उल्लेखनीय नहीं थी तुलना करने के लिए कि वे अतीत में क्या कर चुके थे। हमें अभी कुछ शक्तिशाली मैजिशियनों की ज़रूरत है। अगर हम कुछ और एडवांस मैजिशियनों को काम पर रख सकें तो यह काफ़ी अच्छा होगा। सुपर मैजिशियन की तो बात ही छोड़ो, नंदिनी ने आदर्श से कहा। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, चलो एक बार में एक कदम उठाते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम सिंह कबीले और राठौर कबीले के साथ स्मायरा के कबीले और राठौर कबीले के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी करते हैं तो बेहद सारे एडवांस मैजिशियन हमारे गढ़ में शामिल होने के लिए तैयार होंगे, आदर्श ने सहमति जताई। हालांकि गश्ती दलों में मैजिशियनों की औसत संख्या केवल इंटरमीडिएट लेवल पर थी, फिर भी उन्हें हर दिन उन मैजिशियनों को भुगतान करना पड़ता था। उनमें से केवल कुछ ही एडवांस मैजिशियन थे। अगर आदर्श उनके साथ नहीं गया होता तो यह कहना मुश्किल था कि उनमें से कितने लोग जिंदा वापस आ पाते। आदर्श के हर टाइम आसपास रहने की संभावना नहीं थी और वह जानता था कि नंदिनी क्या कहना चाह रही है। नंदेश पर्वत को और अधिक मैजिशियनों की जरूरत थी जिन पर वे भरोसा कर सके। यह एक विला है, कोई गढ़ नहीं। नंदिनी को उसे सही करने की जरूरत महसूस हुई। इसका मतलब था कि नंदेश विला और नंदेश शहर किसी फिर भी यह आदर्श की नजर में अचानक कुछ डाकुओं का गढ़ बन गया। विला? हाँ, हमारा विला, आदर्श ने खुद को सही किया। मैंने तुम्हारे नाम पर नया शहर पंजीकृत किया है। तुम्हारी प्रतिष्ठा स्पष्ट रूप से मुझसे ज्यादा है। अगर शहर मेरे नाम पर होता तो इसमें कुछ बाधाएं आती, नंदिनी ने उससे कहा। नंदिनी को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि जब से उसने नंदेश पर्वत का प्रबंधन करना शुरू किया तब से उसे परेशान किया जा रहा है। यह स्पष्ट था कि लोग आसानी से नहीं भूल सकते कि रजावत ने अतीत में क्या किया था।
इसके अलावा सिंह कबीले ने भी काफी उपद्रव मचाया। अगर नंदेश पर्वत आगे बढ़ने की योजना बना रहा था तो नंदिनी के नाम पर ऐसा करना मुश्किल होगा। इस तरह नंदिनी ने नए शहर को पंजीकृत करने के लिए आदर्श के नाम का यूज किया। नंदेश पर्वत भी उनके दोनों नामों की तरह स्थापित किया गया था। नया शहर लोगों के लिए एक नई उम्मीद थी। उनका मानना था कि अगर यह आदर्श के नाम पर होता तो सब कुछ बेहद आसान होता। मुझे लगता है कि तुमने इसमें अपना सब कुछ झोंक दिया है। मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया, इसलिए यह उचित नहीं है, आदर्श ने शुरू किया। आदर्श को आजाद और बेपरवाह रहने की आदत थी, अन्यथा वह बेहद पहले ही उन गुटों में से एक में शामिल हो चुका होता जो उसे भर्ती में करने में रुचि रखते। वह काफी हैरान था कि वह अचानक एक शहर का मेयर बन गया। मुझे बस यही चिंता थी कि तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें अपनी राह पर चलने की आदत हो गई है। नंदिनी आदर्श के चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे किसी चीज से बंधे रहना पसंद नहीं था और वह आजाद जिंदगी जीना पसंद करता था। आदर्श ने कहा, यह सच है कि मुझे इसके अनुकूल होने में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन यह ठीक है। हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। हमें अंततः इसे एक साथ प्रबंधित करना होगा, नंदेश पर्वत और भविष्य में हमारे प्यारे और प्यारे छोटे बच्चों के लिए। तुम नंदिनी ने जब वाक्य का पहला भाग सुना तो वह थोड़ा भावुक हो गई, लेकिन जब उसने दूसरा भाग सुना तो वह अवाक रह गई। उसके विचार इतने दूर कैसे चले गए? वैसे भी मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना पूरा समर्थन दूंगा जब तक यह कुछ ऐसा है जो तुम चाहती हो। आदर्श ने हाथ बढ़ाया और नंदिनी के छोटे हाथ को अपनी हथेली में रख दिया। उसने उसके हाथ को ऐसे रगड़ा जैसे वह जेट का टुकड़ा हो। यह ठंडा लगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक था। नंदिनी उनके बीच की अतरंगता का विरोध नहीं कर रही थी, जिससे उसे बेहद खुशी हो रही थी। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ पुरुष तुरंत अपने कपड़े उतारकर मौज मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही भुला दिया जाता। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके साथ पुरुष धीरे धीरे संपर्क करना पसंद करते हैं, भले ही वे उसे अंतिम परिणाम की उम्मीद कर रहे हो। वे धीरे धीरे उनके दिलों को पिघलाने और उनमें एक हो जाने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। भले ही आदर्श को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए 30 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़े, लेकिन वह इसे लंबी यात्रा नहीं समझेगा। नंदेश पर्वत एक बड़ी जिम्मेदारी थी और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना एक बेहद बड़ा बोझ। आदर्श ऐसे बोझ से बंधे रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि नंदेश पर्वत ने उसके और नंदिनी के बीच की दूरी को कम कर दिया। जब उसने अपने पास मौजूद हर चीज से उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद की, तो उसके न अनजाने में ही अपना दिल खोल दिया था। यदि नंदेश पर्वत वास्तव में उनके बीच पुल बन सकता है, तो आदर्श को अपने स्वतंत्र और उन्मुक्त पुराने स्वभाव को त्यागने और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कई महिलाएं एक परिवार, एक घर होने का सपना देखती है जो उन्हें उनकी चिंता और समस्याओं से दूर रख सके। वे धीरे धीरे प्यार की गर्माहट का स्वाद चखेंगे और नंदिनी के मामले में वह तभी सुरक्षित महसूस करेंगे और अपनेपन का एहसास करेंगे जब उसका अपना शहर होगा। चूंकि आदर्श ने उसके साथ रहने का फैसला किया, इसलिए उसे जिम्मेदारियां भी लेनी होंगी। किसी भी तरह उसने पहले उसे अपनी पत्नी के रूप में चुना था, गर्लफ्रेंड के रूप में चुना था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। नंदिनी खड़ी हो गई, कोई उसे ढूंढ रहा था। आदर्श ने सिर हिलाया। उसने आंखें सिकोड़ कर नंदिनी के आकर्षक कर्व्स की प्रशंसा की। हल्के भूरे चांदी के रंग की रेखाओं वाली टाइट फिटिंग पैंट, थोड़ा लहराता हुआ बाल, छूने पर यह बेहद अच्छे लगते। क्या वह यही सोचता था कि 30 साल की उम्र तक उसके साथ सोने का इंतजार करना ठीक है? उसे अभी भी उसे पकड़ने की इच्छा हुई। स्कूल ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल अवेकनिंग स्टोन्स। यात्रा लंबी थी, पहाड़ों और चोटियों को पार करना था। नई खोजी गई अग्निशिला शहर से कुछ दूरी पर स्थित थी। चीन का पश्चिमी भाग कम आबादी वाला था, जहां ऊंचे पहाड़, विशाल भूमि, घने जंगल और शांत घाटियां थीं। ऐसी जगह पर दुर्लभ अग्निशिलाओं में से एक को ढूंढना बेहद मुश्किल। सौभाग्य से दो प्रसिद्ध कुलों ने भूमि का सर्वेक्षण करने में लंबा समय बिताया और उन्हें अग्निशिला तक जाने वाला एक सुरक्षित मार्ग मिल गया। उन्होंने कुनलुन पर्वत की सन रिज पर विशेष रूप से अग्निशिला के लिए एक रिले स्टेशन भी स्थापित किया।
रिले स्टेशन का नाम वांग स्टेशन था। यह एक अविकसित गांव हुआ करता था, लेकिन जब दो प्रसिद्ध परिवारों ने इसमें निवेश करना शुरू किया तो यह धीरे धीरे एक छोटे शहर में बदल गया। शर्मा और राठौर कबीले की स्थानीय सरकार के साथ सहयोग कर रहे थे। स्थानीय सरकार को उम्मीद थी कि उनके दूर दराज के गांवों को और विकसित किया जा सकेगा और सड़कों, रेलवे और सुरक्षित क्षेत्र को और आगे बढ़ाया जा सकेगा। पश्चिमी इलाकों और जगहों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था क्योंकि पूर्वी तटरेखा अब समुद्री डिमनों के खतरे में थी। शर्मा कबीले ने लंबे समय से सनरिज पर स्वामित्व का दावा किया था। स्थानीय सरकार, मैजिक एसोसिएशन और सेना को इस जगह का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वे मुख्य रूप से वांग स्टेशन के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे क्योंकि इसके विकास से स्थानीय सरकार को दूसरी टाउन को और विकसित करने की परमिशन मिल जाएगी। इस प्रकार सेना और सरकार कबीलों का समर्थन करने को तैयार थे। रेलवे स्टेशन अभी भी काफी ऊबड़ खाबड़ था। जगह जगह लकड़ी के तख्ते, पत्थर और सीमेंट रखे हुए थे। रणधीर के पापा ने बताया, हम यहाँ सड़कें बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आग बुझाने वाली जगह तक पहुंच बनाई जा सके। वे खुद वहां पहुंचे थे। सड़कें बनाने में बेहद ज्यादा खर्च होने वाला था। केवल बड़े कबीले ही इस खर्च को वहन करने में सक्षम थे। इससे वांग गांव को बेहद ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इससे उन्हें बाहरी दुनिया तक आसानी से पहुंच मिलेगी। ट्रक क्या ले जा रहे हैं? आदर्श ने देखा कि ट्रक इक्विपमेंटों के अलावा स्टेशन से बाहर दांतेदार किनारों वाले रंग बिरंगे पत्थर भी ले जा रहे थे। ये 4 रंगीन अयस्क खराब गुणवत्ता के हैं। कुन, पर्वत, वन रंग के अयस्कों, पृथ्वी के रंग के अयस्कों, फायर रंग के अयस्कों और लाइटनिंग के रंग के अयस्कों से समृद्ध है। ये 4 अलग अलग रंगीन अयस्क अनगिनत शहरों को खिला रहे हैं। अतीत में शर्मा कबीले ने अलग अलग रंगीन अयस्कों को इकट्ठा करने और उन्हें मैजिक सिटी में बेचने के लिए यहाँ एक छोटा सा सभा केंद्र भी स्थापित किया था। उस बिजनेस से हर साल कुछ 100 मिलियन की कमाई हो रही है। बेहद समय पहले यहाँ पर एक प्रभारी था और वह इसका निरीक्षण करने आया था। वह एक बूढ़े हंटर से टकराया जिसने अग्निशिरा के निशान खोजे थे। उन्होंने अग्निशिरा की तलाश के लिए एक टीम बनाई। हो पता चला कि अग्निशिरा वास्तव में मौजूद थी और यह एक बी ग्रेड शुद्ध अग्निशिरा थी। उस व्यक्ति ने तुरंत कबीले के एक बुजुर्ग के रूप में इसे बताया और उसे पदोन्नत किया गया और उसे अग्निशिरा का प्रभारी बनाया गया। रणधीर के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, सलमान एक बेहद ही विनम्र व्यक्ति थे जिसने इस अग्निशिरा की खोज की थी, जो कि शर्मा और राठौर कबीले में इस मिशन का प्रभारी बनाया गया। आदर्श में शुरू ने सोचा कि वह शर्मा कबीला का एक सामान्य मेंबर होगा जो साथ चल रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह आदमी अग्निशिरा का प्रभारी था और उसने ही इसे खोजा। मैं बस भाग्यशाली हूं, यह बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है, सलमान ने शांति से समझाया। यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। ज्यादातर लोग शहर में आरामदायक जिंदगी छोड़कर ऐसी दुर्गम जगह पर आने के लिए इच्छुक होंगे। कबीले के कारोबार का निरीक्षण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इस जगह पर आना तो दूर की बात है, सैफ ने कहा, जो कि रणधीर के पापा है। अंकल, मेरी चापलूसी करना बंद करो। मैं अपने कामों को लेकर ज्यादा गंभीर हूं। कोई और भी अग्निशिरा की खोज कर सकता था। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या इसे खोदना है। वास्तव में यहाँ पश्चिम में सनरिज जैसे बेहद सारे खजाने हैं, लेकिन उन्हें खोदना बेहद मुश्किल। सेना, सरकार और प्रसिद्ध कबीले बेहद बड़ा जोखिम लेने को तैयार नहीं है। अगर हमारा कबीला आपके कबीले के साथ हाथ नहीं मिलाता तो फायर एलिमेंट में अपनी एक्सपर्टता के लिए जाना जाता, तो हमें वास्तव में नहीं पता होता कि अग्निशिरा से कैसे निपटना है। और कुछ अन्य प्रसिद्ध कबीले इसे हमसे छीन सकते हैं। अगर सेना इसे छीनना चाहती है तो हमें इतनी परवाह नहीं होगी। हम इसे देश के लिए योगदान के रूप में सोच सकते हैं, लेकिन हमें चिंता है कि कुछ प्रसिद्ध कबीले हमें अपने कब्जे में लेकर और हम पर दबाव डालकर इस पर दावा करने की योजना बना रहे हैं।
सलमान ने कहा, दुर्भाग्य से हमारा राठौर कबीला इस बार हमारे नाम को बदनाम कर रहा है। मुझे डर है कि हम इस बार इस काम को करने में सक्षम नहीं हैं। हम केवल अयस्क के खनन और शोधन के प्रभारी हैं। सैफ ने आदर्श की ओर किया। अंकल, मुझे लगता है कि आपने इस आदमी की क्षमताओं को ज्यादा आंका है। हमारा राठौर कबीला अन्य क्षेत्रों में उनसे बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन जब बात फायर एलिमेंट की आती है तो हम किसी से भी नहीं हारने वाले। हम किसी बाहरी व्यक्ति को अपने बिजनेस में हस्तक्षेप करने की परमिशन क्यों देंगे? हरि ने बड़बड़ाते हुए कहा। हरि आदर्श का पुराना परिचित था। मैजिक एसोसिएशन में शामिल होने में विफल होने के बाद अब उसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, इसलिए वह कबीले में वापस आया ताकि देख सके कि क्या कुछ मदद कर सकता है। दूसरी ओर रणधीर बेहद सीधा साधा व्यक्ति था। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब उसने आदर्श की नजरों में बहुत ज्यादा खटकता था, लेकिन जब वे राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए लड़ रहे थे तब वे आदर्श की प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए और उसके साथ समझौता करने को तैयार हो गए। इस बीच हरी ज्यादा संकीर्ण सोच वाला था। हंजो में जो कुछ हुआ उसके कारण वे अभी भी आदर्श से नाराज था। तुम यहाँ बस मदद करने आए हो, बीच में बोलना बंद करो। क्या तुम नहीं देख सकते कि हम वयस्क यहाँ बिजनेस पर चर्चा कर रहे हैं? आदर्श ने हरि पर कोई दया ना दिखाते हुए अकड़ कर कहा। हरि अपना आपा खोने के कगार पर था। यह आदर्श खुद को क्या समझता था? उसके पास इस बेवकूफ को हराने का मौका था। आदर्श उसे कैसे हरा सकता था अगर उसे राष्ट्रीय टीम में शामिल होने से मिले इक्विपमेंट ना मिले होते? हरि, लापरवाह मत बनो। अब अतीत को भूलने का समय आ गया है। सैफ हरि के पिता थे और अपने बेटे को कुछ शिष्टाचार सिखाने में संकोच नहीं करते थे। वह आदर्श के साथ भी काफी दोस्ताना थे। उन्होंने अपना स्वर बदलते हुए कहा, आदर्श चूंकि हरि आपकी उम्र के आसपास ही है, इसलिए कृपया उसे कुछ सलाह देने में संकोच न करें। हरि कोई समस्या नहीं, मुझे उस पर नजर रखने में कोई आपत्ति नहीं। आदर्श ने हरि का उपनाम सुनते ही जोर से हंस दिया। बाकी लोग भी हंस पड़े। हरि एक असामान्य नाम था, लेकिन जब सैफ ने उसके नाम का कुछ और ही मतलब करके दूसरों को बताया तो सारे हंस पड़े। अफवाहों के अनुसार लगभग 300 साल पहले एक उल्का पिंड सनरिज पर गिरा था, जिससे पहाड़ों के बीच एक बेहद बड़ा जलता हुआ गड्ढा बन गया। यह अग्निशिला पिछले 1 या 2 साल में अचानक कहीं से नहीं आई थी। यह प्रकृति द्वारा सही परिस्थितियों में बनाई गई। अग्निशिला के इक्विपमेंट अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान थे। सलमान काफी जानकार थे। वो सनरिज की जटिल भौगोलिक स्थिति के बावजूद अग्निशिला का पता लगाने के लिए स्थानीय अफवाहों और प्राचीन अभिलेखों का संदर्भ लेने में सक्षम था। उसने यह भी अनुमान लगाया कि अग्निशिला कितने समय से अस्तित्व में थी। अग्निशिला लगभग 300 वर्षों से अस्तित्व में थी। शायद यह अतीत में इतनी प्रभावशाली नहीं थी। यह कई वर्षों तक ऐसे अनोखे वातावरण में सूर्यों के संपर्क में रहने के बाद अपनी वर्तमान आकार तक पहुंची। अग्निशिला से न केवल सोल ग्रेड सीड और स्पिरिट सोल ग्रेड सीड प्राप्त हुए, बल्कि अग्निशिला में उपस्थित महत्वहीन पत्थरों की भी मार्गदर्शक पत्थरों के रूप में अपग्रेड किया जाता था, जो एक ऊर्जा सोर्स था। समुद्र के बढ़ने के बाद से मैजिशियन दुर्लभ और मूल्यवान हो गए। हर कोई मैजिशियन नहीं था, इसलिए इस तरह की एक मौलिक नस्ल ने नए मैजिशियनों को अवेकनिंग में इंपॉर्टेंट रोल दिया। आदर्श को पता था कि मैजिक स्कूलों में सीमित संख्या में स्टूडेंट्स की भर्ती होने का मुख्य कारण यह था कि उनके पास अवेकनिंग स्टोन्स की सीमित सप्लाई थी। इसके अलावा केवल मैजिक एसोसिएशन ही अवेकनिंग स्टोन का उत्पादन करने का सटीक तरीका जानता था। दूसरे शब्दों में, किसी नए मैजिशियन को अवेक करने से पहले मैजिक एसोसिएशन को उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। मैजिक एसोसिएशन ने दुनिया के हर गुट को अवेकनिंग स्टोन प्रोवाइड कराए। मैजिक एसोसिएशन अवेकनिंग स्टोन्स के उत्पादन के लिए कच्चा माल समाज से एकत्र करता तथा वही कीमत तय करता। इस अग्निशिला जैसी एक मौलिक शिला में संबंधित एलिमेंट की अवेकनिंग ऊर्जा होंगी, जिसे प्रकृति द्वारा अपग्रेड किया गया। मैजिक एसोसिएशन व्यक्ति के शरीर में स्टारडस्ट को जगाने के लिए ऊर्जा को और संशोधित करेगा।
एलिमेंटल मैजिक को प्रकृति का एक हिस्सा माना जाता था। मैजिक एसोसिएशन द्वारा आमतौर पर स्कूलों में डिवाइन किए जाने वाले अवेकनिंग स्टोन ज़्यादातर एलिमेंटो शिराओं से थे। यही कारण था कि अधिकांश मैजिशियन अपने पहले एलिमेंट के रूप में एलिमेंट मैजिक को अवेक करते थे। क्योंकि फायर और लाइटनिंग की शिराएं एलिमेंटो शिराओं में सबसे दुर्लभ थी, इसलिए बेहद कम मैजिशियन थे जो फायर एलिमेंट और लाइटनिंग एलिमेंट को अवेक कर सकते थे। यदि कोई व्यक्ति काफी भाग्यशाली था और उसके द्वारा यूज किया गया अवेकनिंग स्टोन अग्निशिरा से निकला, तो इसका मतलब था कि उस व्यक्ति के पास फायर एलिमेंट को अवेक करने की अधिक संभावना होगी। यदि किसी स्टूडेंट को दिया गया अवेकनिंग स्टोन निम्न गुणवत्ता वाला अवेकनिंग स्टोन था जिसमें अर्थ एलिमेंट और वायु एलिमेंट मिला हुआ तथा इसे अपग्रेड करने की प्रक्रिया में वाटर एलिमेंट और लाइट एलिमेंट शामिल थे तथा स्टूडेंट की शारीरिक फॉर्मेशन भी मिश्रित थी, तो यह बताना कठिन था कि स्टूडेंट किस एलिमेंट को अवेक करेगा। यह सब एलिमेंटों को अवेक करने की संभावनाओं पर निर्भर करता है। एकमात्र राहत यह थी कि कोई भी एलिमेंट दूसरे से बेहतर नहीं था। मैजिशियनों को केवल अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। यह सब इस बात पर निर्भर करता कि अंत में कौन सा मैजिशियन अधिक शक्तिशाली था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।